नमस्कार। स्वागत है आपका ईपीएस प्राइम यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दशकों का दर्द, अटूट धैर्य और एक अनकही पीड़ा का महाकाव्य है। यह उस पीढ़ी की आवाज़ है जिसने अपनी जवानी इस मुल्क को बनाने में लगा दी और आज अपनी जिंदगी के आखिरी पगडंडी पर अपनी ही जमा की हुई पूंजी से एक सम्मानजनक पेंशन पाने के लिए एक धर्म युद्ध लड़ रही है। यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संघर्ष की वो गाथा है जो अब आश्वासन और वादों के चक्रव्यूह को तोड़ निर्णायक मोद्दे पर खद्दी हुई है। आज हम उस आवाज़ के पीछे के दर्द को आपके सामने रखना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हम उनके शब्दों से ही करते हैं जिसमें उन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मीडिया के मेरे सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपने इस आंदोलन को हरदम संवारा है, इसे अपनी कलम और कैमरे की ताकत से आगे बढ़ाया है। यह गरीब, असहाय और वृद्ध लोगों की वो दबी हुई आवाज़ थी जिसे आपने अपनी अथक मेहनत से हुकूमत के बंद दरवाजों तक पहुंचाया है। यह आभार केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि इस बात की स्वीकृति है कि कैसे एक जन आंदोलन और एक स्वतंत्र प्रेस मिलकर लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। ये संघर्ष कोई चंद महीनों की कहानी नहीं है, इसकी जड़ें एक दशक गहरी हैं। इस आंदोलन के नेतृत्व ने याद करते हुए बताया कि आज इस लड़ाई को तकरीबन 10 साल का लंबा अरसा बीत चुका है। पहली चिंगारी तब भद्दे की थी जब 26 जुलाई 2015 को पहला मोर्चा निकाला गया था, जबकि संगठनात्मक ढांचे की औपचारिक स्थापना 17 जून को हुई। यानी संगठित रूप से आंदोलन को चलते हुए भी आज पूरे 8 साल हो चुके हैं। 8 साल एक लंबा समय जिसमें एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है, लेकिन इन वृद्ध सेनानियों का संकल्प नहीं बदला। और यह संघर्ष किन लोगों ने किया है, यह इस कहानी का सबसे मार्मिक पहलू है। यह लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है जिनके पास न तो लड़ने के लिए पैसा है, न ही साथ देने के लिए अच्छा आरोग्य है, जिनकी शक्ति और उम्र दोनों जवाब दे चुकी हैं। ऐसे असहाय और कमजोर लोगों ने अपने हक और स्वाभिमान के लिए एक बहुत बद्धी, एक निर्मम और क्रूर कही जाने वाली सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान किया। यह लड़ाई किसी आधुनिक रामायण या महाभारत से कम नहीं है, जहां एक तरफ संसाधनों से लैस एक शक्तिशाली तंत्र है और दूसरी तरफ अपने जीवन की सांझ में खड़े निहत्थे वृद्धजन। इसीलिए इस लड़ाई का जीतना केवल इन पेंशनरों के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अगर इस संघर्ष की जीत होती है तो यह भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, यह निश्चित है। लेकिन इतने विराट और अथक संघर्ष के बाद भी जब परिणाम शून्य नजर आता है तो चिंता होना स्वाभाविक है। आज पेंशन धारकों के मन में एक प्रचंड रोष है, एक गहरी नाराजगी है इस पूरी व्यवस्था के प्रति, इस सरकार के प्रति। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनकी मांगों को कभी स्वीकारा नहीं, हर बार उन्हें आश्वासन दिए गए और आश्वासनों के जवाब में केवल और आश्वासन ही मिले। ये आश्वासन किसी छोटे मोटे अधिकारी से नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व से मिले। इस आंदोलन के प्रतिनिधियों की देश की माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार व्यक्तिगत मुलाकात हुई। देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से 3 बार बैठकें हुईं। इन 8 सालों में 4 श्रम मंत्री बदले और हर एक के साथ बैठकों और चर्चाओं का दौर चला। बंगारू दत्तात्रेय जी से लेकर संतोष कुमार गंगवार जी तक, फिर भूपेंद्र यादव जी और अब वर्तमान में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी तक 4 श्रम मंत्रियों के साथ विस्तृत मुलाकातें हुईं। इन बैठकों में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरे आंकड़ों के साथ यह समझाया गया कि यह समस्या कितनी गंभीर है और इसका समाधान क्यों जरूरी है। यह सिलसिला केवल राजनीतिक नेतृत्व तक ही सीमित नहीं रहा। नौकरशाही के जिन सर्वोच्च अधिकारियों के हाथ में नीतियों का क्रियान्वयन होता है, उनके सामने भी इन पेंशनरों ने अपना पक्ष रखा। कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और लेबर सेक्रेटरी जैसे शीर्ष अधिकारियों के सामने पूरा डेटा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए और हर किसी ने, प्रधानमंत्री जी से लेकर हर एक सचिव तक, इस बात को माना है, इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह समस्या वास्तव में बहुत बड़ी है और इसका एक सम्मानजनक हल निकालना नितांत आवश्यक है। यहां तक कि लोकतंत्र के मंदिर
यानी संसद ने भी इनकी आवाज को अनसुना नहीं किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर यानी श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने इन पेंशनरों के प्रतिनिधियों को संसद में बुलाकर उनकी गवाही ली, उनकी विटनेसेस लीं, और उस गवाही के आधार पर समिति ने भी यह सिफारिश की है कि भारत सरकार को इस पेंशन योजना में अपना अंशदान, अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए और इन पेंशनरों की 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ते की मांग को पूरा किया जाना चाहिए, जो 2 बूढ़े लोगों के सम्मान से जीने के लिए एक बहुत ही तर्कसंगत और न्यूनतम मांग है। ये केवल एक समिति की रिपोर्ट नहीं है। देश भर के सभी पार्टियों के 100 से भी ज्यादा सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर संसद के दोनों सदनों में इन वृद्धों का प्रश्न उठाया है। इन सांसदों में भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं, कांग्रेस के भी हैं और अन्य सभी प्रमुख दलों के सांसद शामिल हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यह मुद्दा किसी एक दल का नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मानवीय मुद्दा है। इतने व्यापक समर्थन के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि इन बूढ़े लोगों को बार बार दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ता है। जरा कल्पना कीजिए, देश के दूर दराज के कोनों से, जहां परिवहन की सुविधा भी ठीक से नहीं है, वहां से इन असहाय लोगों का दिल्ली तक आना, यहां रहने की व्यवस्था करना, यात्रा का किराया जुटाना, ये सब वे किन परिस्थितियों में करते होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिर भी जब भी दिल्ली से बुलावा आता है, वे हजारों की संख्या में अपनी कमजोर हो चुकी हड्डियों में अदम्य साहस भरकर चले आते हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान इनके 3 विशाल आंदोलनों का गवाह बन चुका है। जंतर मंतर पर तकरीबन 8 बार ये अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। यह आंदोलन केवल दिल्ली की सड़कों तक सीमित नहीं है, यह हर गली, हर शहर और हर राज्य में फैला है। देश के 27 राज्यों में यह आंदोलन जिला स्तर पर, कई जगहों पर तालुका स्तर पर और यहां तक कि ग्राम स्तर पर भी लगातार चला है। लेकिन इस संघर्ष की सबसे असाधारण और हृदय विदारक तस्वीर महाराष्ट्र के बुलढाणा में देखने को मिलती है, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मुख्यालय भी है। वहां पर पिछले 6.5 साल से भी ज्यादा समय से हमारे वृद्ध पेंशन धारक दिन रात अनशन पर बैठे हैं। 6.5 साल यानी 2300 से भी ज्यादा दिन और रातें। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह मानवीय सहनशीलता और संकल्प की पराकाष्ठा है। इस अनशन में 80 साल की माताएं हैं, 70-75 साल के बुजुर्ग हैं, जो अपने हक के लिए दिन रात एक ही स्थान पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। वे अपने अपने भगवानों से प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी चुनी हुई सरकार से भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। इतने लंबे, इतने गहरे और इतने व्यापक संघर्ष के बाद भी जब कोई परिणाम हाथ नहीं आता, तो यह केवल निराशा का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। यह एक ऐसा विषय है जो लोगों की आस्था को लोकतंत्र जैसी महान व्यवस्था से हिला सकता है। यदि हमारी चुनी हुई सरकार, जो हमारे लिए माँ बाप समान है, वही हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी, तो यह देश कैसे चलेगा? इस देश में समाज के सबसे कमजोर वर्ग की आवाज कौन उठाएगा? और जब कोई आवाज प्रामाणिकता से उठती है, जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, जिसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि केवल अपना हक मांगना है, और उसके बावजूद अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो हम क्या कहें? फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का मूल सिद्धांत तो यही है कि जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, उसे सहारा दो, उसे बढ़ावा दो। लेकिन यहां तो हमारा ही पैसा आपके पास जमा होने के बावजूद हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। ये इस देश के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। भावनाओं को समझिए। उन्हें यह भली भांति मालूम है कि वे कुछ सालों में या शायद कुछ महीनों में इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर भी वे लड़ियच रहे हैं। उनका दुख, उनका दर्द इतना गहरा है, और अगर सरकार इस दर्द को, इस पीड़ा को नहीं समझ पाती, तो हम यह संवेदनशीलता कहाँ ढूंढें? कहाँ हैं हमारे भगवान? कौन है हमारे माँ बाप इस देश में? यह एक बहुत ही करुणामयी पुकार है, एक दर्द भरी चीख है। अगर सरकार ने इस पुकार को अनदेखा किया, तो इसका परिणाम यह होगा कि यह बूढ़े लोग मरते मरते इस सिस्टम को श्राप देकर मरेंगे। यह एक बहुत बड़ी और भयानक त्रासदी होगी। इस मंच के माध्यम से हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि बहुत हो गया,
अब हमारे धैर्य का और अंत मत देखिए। एक अनुमानित और परिकलित आंकड़े के अनुसार हमारे लगभग 200 पेंशन धारक रोजाना मर रहे हैं। 200 परिवार रोजाना अपने मुखिया को खो रहे हैं बिना न्याय मिले। इसके बावजूद अगर आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो आप किसका काम कर रहे हैं? यह विषय पूरी तरह से अंत्योदय का विषय है। अंत्योदय यानी कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय। वह आखिरी आदमी जिसके पास न पैसा है, न उम्र है, न आरोग्य है। वह आदमी अपनी गुहार लेकर कहाँ जाएगा? इससे बद्धा अंत्योदय का अवसर आपके लिए और क्या हो सकता है? अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? यह हमारा सरकार से एक सीधा सवाल भी है। आश्वासन तो आपने बहुत दिए। पिछले महीने यानी जून में 19 जून को आदरणीय श्रम मंत्री जी ने हमें फिर से बुलाया। लगभग 1 घंटे की विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी तरफ से सारा हिसाब किताब साफ है। मैं आपका पेंशन बढ़ाने के पक्ष में हूं और आपकी पेंशन हम जल्दी से जल्दी बढ़ाएंगे। यह सुनकर एक उम्मीद जगी। हमने 1 महीना इंतजार किया, 1.5 महीना इंतजार किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ और 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो गया तो हमने उन्हें सूचित किया कि अगर 31 जुलाई तक हमारा काम नहीं होता है, जो कि नहीं हुआ, तो हम 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन करेंगे। ये कोई शौक नहीं है हमें। इन बूढ़े लोगों को बार बार दिल्ली बुलाकर आंदोलन कराना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आपसे वोट मांग रहे हैं। हम तो केवल अपना संवैधानिक और मानवीय हक मांग रहे हैं। और अगर एक चुनी हुई सरकार होने के बावजूद आप हमारा हक नहीं दे सकते तो ये बहुत ही बुरी बात है। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि इस देश का बुजुर्ग जिसने इस देश को बनाया वह भूखा और श्राप देते देते मरे। इसलिए सरकार से आपके माध्यम से एक बार फिर प्रार्थना है कि अब और अंत मत देखिए। हमारे जो भी आप करना चाहते हैं जल्दी कीजिए। हमारी मांग 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की है। सरकार या तो वह दे या सरकार जो भी देगी हम लेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये लड़ाई हमारी मांग पूरी होने तक जारी रहेगी, क्योंकि 2 बूढ़े लोगों को आज के समय में जीने के लिए कम से कम 7,500 रुपये महीने का भत्ता लगता है। इससे कम में गुजारा संभव नहीं है। फिर भी आप जो भी देंगे हमें लेना पड़ ढेगा, क्योंकि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। हम यह अहंकार नहीं करेंगे कि हम इतना नहीं लेंगे या उतना नहीं लेंगे। आप 1 रुपया भी देंगे तो हम लेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता मिलने तक जारी रहेगी, अनवरत जारी रहेगी। और फिर देखिए, आप अपनी क्रूर सिस्टम की संवेदनशीलता देखिए और हम मरते हुए लोगों का जज्बा देखिए। ये भी हम इस देश को दिखाएंगे कि देखो हमारे महान देश में आज क्या हो रहा है। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।